मेरी आवाज़ हल्की शायद एको होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर विद मी। आओ, थोड़ा नेटवर्क आज फ्लक्चुएटिंग है ना, इसके लिए। चलो, अपन ने आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एक आयोडाइड है ना, डायरेक्टली ट्राई आयोडाइड बनाना, ठीक है ना। ये सब एमसीक्यूज अपने कवर हो गए थे। थर्ड, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोकार्बन से। हमने डायरेक्टली एल्केन से बनाना था हमको, एल्केन और एल्कीन से, ये भी हमने देखा था। तो एल्केन और एल्कीन से बनाना है अपने को। मैंने ऑलरेडी आपको 4 बताए थे, अल्कोहल, हाइड्रोजन एक्सचेंज, एल्केन, एल्कीन, है ना। अल्कोहल वाले सारे हो गए। अब बात करें हाइड्रोकार्बन के, तो बेसिकली हम लोग 3 बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में। एक तो एल्केन्स का डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये जो हैलोजिनेशन यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या? डायरेक्ट। सिर्फ हैलोजिनेशन की बात नहीं, क्या करना है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन करना है। इन शॉर्ट, अगर सादे सिंपल भाषा में बोलूं तो RH आपने एल्केन लिया और उसमें सीधा सीधा X2 ऐड किया। क्या किया? सीधा सीधा X2 ऐड किया, RH + HX बन जाएगा। अब ये लिखने में बड़ा आसान है, बट इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस भी आती है। दूसरा आता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा, एल्कीन्स को डायरेक्टली हैलोजिनेशन करना है? नहीं, एक्चुअली क्या करना है, देखो छोटी छोटी और डिटेलिंग करनी पड़ेगी ना। हाइड्रो हैलोजिनेशन करना है, सिर्फ हैलोजिनेशन नहीं करना है, क्या करना है? हाइड्रो हैलोजिनेशन करना है, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। अरे यार, एक सेकंड, हाँ, ये एक और तरीका हो गया बच्चों। और तीसरा अगर हम देखें तो वो रहेगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। क्या है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। अब यहां पर बेसिकली फंडा क्या है जरा समझना, कि एल्केन्स में ना आप मोनो, डाई, पॉली सब टाइप के बना सकते हो, सब टाइप के आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके बना सकते हो। एल्कीन्स में आप जनरली डाई हैलो डेरिवेटिव्स बनाते हो। क्या बनाते हो? जनरली डाई हैलो डेरिवेटिव्स। और एल्काइंस में भी आप मोनो या डाई दोनों बना सकते हो। जैसा मैंने कहा आपको कि एल्काइंस का जनरली हम लोग रिएक्शंस वैसे नहीं पढ़ते। पॉली आप सब में, आप कहने के लिए सब में डाई, ट्राई, पॉली तो सब में बना सकते हो, बट अगेन हमारा सिलेबस ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इनकी तरफ, यानी कि एल्केन्स के मोनो, डाई, पॉली, और मोनो पे सबसे ज्यादा, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाने हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ज्यादा डिटेल हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी अदर्स विल जस्ट बेसिकली डिस्कस, ठीक है। अब हैलोजिनेशन करना है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, यानी कि आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में सीधा सीधा यूज करना है। क्या ये बात सही है? अब अगर मैं नॉर्मल, एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज कर रहा हूं बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। सीधी बात है, फ्लोरीन क्या ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन कम है, ठीक है। आयोडीन इनफैक्ट बहुत ही स्लगिश है। कैसा है? हाईली स्लगिश। इनफैक्ट ये रिवर्सिबल भी है। ये क्या है? इसका हर रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। ये वापस I2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आप I2 का बॉन्ड ब्रेक करते हो, रिवर्स होकर वापस I2 बना देता है। और फ्लोरीन का प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए ना हम ये यूज करेंगे, ना हम ये यूज करेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन के लिए। अच्छा, ये स्लगिश वाले के लिए आपका ये एक आर्ग्यूमेंट होगा कि सर बहुत स्लो है, एक्सप्लोजिव वाले को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चलो मान लिया। स्लगिश वाले को कैटलिस्ट डाल के थोड़ा फास्ट कर लो, क्यों नहीं कर सकते हो ना, प्रैक्टिकल बात है। तो ठीक है, तो आयोडीनेशन भी चलो अपन कर सकते हैं। फ्लोरिनेशन डायरेक्ट तो बिल्कुल भी जनरली नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो क्लोरीनेशन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन करना है। क्या करना है? डायरेक्ट क्लोरीनेशन करना है एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना है कि उसका मैकेनिज्म क्या है। ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी, कल भी बताया था मैंने, यस, ऑलरेडी लिख के दिया था शॉर्ट में भी, कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है इसमें? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ H/Cl। अब मुझे बताओ, H+/Cl+ का सब्स्टिट्यूशन है, या H-/Cl- का सब्स्टिट्यूशन है, या H./Cl. का सब्स्टिट्यूशन है? कौन सा वाला है? पहला, सेकंड या थर्ड? ऑफ कोर्स H. और Cl. क्योंकि फ्री रेडिकल क्लियरली ऑलरेडी बोल दिया, मतलब ये वाले दोनों नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या बनने वाला है? H. का सब्स्टिट्यूशन Cl. से होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये H. और Cl. बनेंगे कैसे, ये भी सवाल है। तो ऑलरेडी हमने GOC में देख लिया हुआ है, होमोलाइटिक फिशन होगा। कैसा होगा? होमोलाइटिक फिशन होगा तो फ्री रेडिकल बनते। क्या ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की है बच्चों? अब बेसिक्स की यहां पर एप्लीकेशन आपको बहुत जरूरी है, तो पता होना चाहिए। RH क्या है? एल्केन है ना। Cl बॉन्ड आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। अच्छा, Cl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अच्छा देखो, फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे शॉर्ट लेंथ था, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। क्लोरीन में उतनी ज्यादा नहीं चाहिए,
तो लाइट चाहिए लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड लाइट नहीं चाहिए, थोड़ी डिफ्यूज्ड चाहिए। डिफ्यूज समझते हो? डिफ्यूज मतलब थोड़ी सी फैली हुई, ठीक है। डिफ्यूजर अपन लगाते हो ना फोटोग्राफ लेते वक्त, जैसे मैंने यहां पर आपको ये दिख रही है लाइट लगाई हुई दिख रहा होगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे कर दूं थोड़ी शैडो आ जाएगी ना, हल्की डिफ्यूज्ड लाइट आ जाएगी, है ना। जैसे आप देखते हो शादियों में छतरी वो व्हाइट कलर का अम्ब्रेला लगाते हैं ताकि थोड़ी डिफ्यूज लाइट आए, तो वैसे यहां पर डिफ्यूज्ड सनलाइट चाहिए। अच्छा, डिफ्यूज सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि सनलाइट के अंदर यूवी लाइट एक कंपोनेंट होता है। टेक्निकली सनलाइट के अंदर क्या होता है? यूवी लाइट एक कंपोनेंट होता है। तो आप या तो डिफ्यूज सनलाइट ले लो या यूवी लाइट ले लो, आपके ऊपर है। आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एरो पे या तो ये दोनों लिखा होगा या कई बार एच न्यू लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? एच न्यू, क्योंकि प्लैंक्स इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी ऑफ अ वेव इज एच न्यू। तो एच न्यू मतलब टेल्स यू दैट अच्छा कोई तो वेव है, लाइट की कोई तो वेव है, या तो सनलाइट की या यूवी लाइट की वेव है जो यूज हो रही है। क्या हुआ यहां पर? एच और सीएल निकल गया, आरसीएल बन गया। देखने में बड़ा आसान है, बट मैकेनिज्म कैसा है? अल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, तो मैकेनिज्म क्या है जरा समझना है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, ठीक है। ये वापस एग्जांपल भी समझ में आ गया, ये तो इजी है, ठीक है। मैकेनिज्म में सबसे पहली बात तो ये चाहिए आपको कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, दो ऑप्शन आपको मैं समझा दूं जरा, एक मिनट, इसमें ये थोड़ी सी तकलीफ है, एक सेकंड यार। हाँ, ओके, मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो, मेरे पास एल्केन है प्लस क्लोरीन है, ठीक है। मैं या तो एल्केन को एक्सेस में ले सकता था या तो मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले सकता था, ठीक है ना। दोनों में से एक ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं एल्केन को एक्सेस में लेता हूं तो मुझे मोनो हैलो डेरिवेटिव ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। क्या मिलता है? मोनो हैलो डेरिवेटिव। तो अगर आपको मोनो हैलो डेरिवेटिव स्टेज पे लाकर रिएक्शन को रोकना है तो आप क्या चूज करोगे? आप एल्केन को एक्सेस में चूज करोगे। अगर आपको पॉली हैलो डेरिवेटिव चाहिए, क्लोरीन को अगर आप एक्सेस में ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? पॉली हैलो डेरिवेटिव। क्यों? यहां पर कंप्लीट एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट एक्सचेंज हो जाएगा ऑफ H विद Cl। जितने हाइड्रोजन थे सब के सब कंप्लीट एक्सचेंज, या बेटर वर्ड में बोलूं तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑफ H विद Cl, ठीक है। जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे निकल जाएंगे और क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? सारे के सारे क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो मीथेन एक्सेस है इसलिए मेरे को मिथाइल क्लोराइड मिला है। अगर यही क्लोरीन एक्सेस हो जाता, ये क्या हो जाता? क्लोरीन एक्सेस हो जाता तो मेरे को CCl4 मिल जाता। क्लियर? ये बात तो आई थिंक बेसिक एमसीक्यू का सवाल हो गया। ये तो रिएक्टिविटी भी आपको पता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन मैंने लिया ही नहीं, आप वो भी समझ गए, है ना। तो एक्सेस क्लोरीन अगर लिया तो क्या हुआ? मिथिलीन डाइक्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर CCl4। एक एक करके क्या हुआ? हाइड्रोजन रिप्लेस होते गए। अब यहां पर आता है मेन मैकेनिज्म के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स कि एक एक करके कार्बन रिप्लेस होते गए। इसका मतलब कि ये क्या है? कंप्लीटली ये कैसा है? ये एक चेन रिएक्शन है। कैसा है? ये एक चेन रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म कैसा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला चेन रिएक्शन है। ये कैसा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला चेन रिएक्शन है। और हर चेन का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कि उसका इनिशिएशन होता है। क्या होता है? इनिशिएशन होता है। उस चेन की लेंथ बढ़ती है यानी कि उसका प्रोपगेशन होता है, और फिर चेन आके एक पॉइंट पर रिएक्शन खत्म होता है यानी कि उसका क्या होता है बच्चों? टर्मिनेशन होता है। तो आपके पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी जब हम लोग चेन रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेन रिएक्शन, तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? बोलो, इनिशिएशन। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? प्रोपगेशन। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा? टर्मिनेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस रिएक्शन में भी हमें ये 3 स्टेप्स ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? पहले जरा इसके स्टेप्स को समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं हम लोग जरा एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो इनिशिएट कहां से हुई? ये जो चेन है ये इनिशिएट कहां से हुई? सबसे पहले क्या होने वाला है? जो आपका यूवी लाइट था ना, वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ के होमोलाइसिस करके क्लोरीन के फ्री रेडिकल बना देगा, बरोबर। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। प्रोपगेशन कैसे होने वाला है? प्रोपगेशन कैसे होने वाला है? जो Cl है वो अटैक करेगा
CH3H इस बॉन्ड के ऊपर, और आपको ये दोनों के ये बना के देगा, क्या बोलते हैं, CH3 का रेडिकल और H का फ्री रेडिकल, क्या, H का फ्री रेडिकल। और जो दो फ्री रेडिकल होते हैं उनकी आपस में टेंडेंसी होती है जुड़ जाने की, तो इसलिए CH3Cl बन जाएगा। फिर वापस दूसरा आके उस पर अटैक करेगा, एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, दूसरा आके अटैक करेगा। तो ऐसे जो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं ये कंटिन्यूसली अटैक करते रहेंगे। कब तक? जब तक सारे हाइड्रोजन एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है, आपको अगर टर्मिनेट करना है ना तो आप कोई टर्मिनेटिंग एजेंट डाल दो। पॉपुलरली ऑक्सीजन डाल देते हैं जनरली। ऑक्सीजन डाल दिया तो भी क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन का रिमूवल जो था वो कंटिन्यूसली जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। या सबसे आसान तरीका कि भाई क्लोरीन की सप्लाई बंद कर दो, क्लोरीन की या मीथेन की सप्लाई आप बंद कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट बनता है रिएक्टिविटी को लेकर, रिएक्टिविटी को लेकर बनता है, और इसमें बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जो खास करके जे लेवल पे पूछा जाता है। आपके पास समझो ऐसा एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3, मान लो ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा, 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन है इसका नाम। अब मुझे ये बताना कि इसमें जो आपका कार्बन है, हर एक कार्बन में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, उसका नेचर क्या है। तो आप बोलोगे इसका नेचर है सर क्या, प्राइमरी, इसका कैसा है, सेकेंडरी इसका कैसा है, टर्शरी इसका कैसा है, प्राइमरी ये कैसा है, सेकेंडरी ये कैसा है, प्राइमरी। मतलब इस स्ट्रक्चर में मुझे प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है और टर्शरी कार्बन भी है। जब इसके ऊपर क्लोरीन रिएक्ट करेगा, जब इसके ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा, यस, तो सबसे पहले जो क्लोरीन है वो इनमें से कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो इसके लिए हमें एक बेसिक ऑर्डर पता होना चाहिए, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूं मैं, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द सेम एज जो कार्बोकटायन या कार्बन फ्री रेडिकल का जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही है, क्या, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड फिर मिथाइल, है ना। अगर सिर्फ मिथाइल होता तो वो उससे भी कम। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया अगर यहां से H डॉट जाएगा तो C डॉट बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, और कार्बन फ्री रेडिकल टर्शरी वाला सबसे स्टेबल होता है, तो सबसे आसानी से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा वहां से सबसे इजीली आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब सब्स्टिट्यूट होंगे, बरोबर है, बट टर्शरी वाला सबसे इजीएस्ट टू सब्स्टिट्यूट होगा। कैसा होगा बच्चों, ये इजीएस्ट, और ये कैसा होगा, ये डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर बात? यस, ओके। तो हैलोजिनेशन में और एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए। हम लोग सर ये प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला टर्शरी है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHCl CH3, ये मेजर बन गया मोनोहाइलो डेरिवेटिव में, और ये वाला दूसरा 1 क्लोरोप्रोपेन आपका माइनर बन गया। क्लियर बात है? इस तरह से समझना है, ठीक है। तो प्रोपेन में आपके पास जब आप क्लोरीन डालते हो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन 45% है, 2 क्लोरोप्रोपेन 50%। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड फंडा वो तो हुआ क्लोरीनेशन, ये हुई किसकी बात, क्लोरीनेशन की, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक और चीज, ये चीज यहां पर इस प्रेजेंटेशन में नहीं दी हुई, बट आपको एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस प्रोसेस को हमने कहा, जो अभी हमने बात की ना कि कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, मतलब इस पोजीशन से जा रहा है या इस पोजीशन से जा रहा है या इस पोजीशन से जा रहा है, इसको हम लोग रीजियो सिलेक्टिविटी भी कहते हैं। ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी, मतलब कौन से रीजन से, कौन से वाले कार्बन से, कौन से एरिया से, ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर जाएगा, ठीक है। खास करके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसके अभी एमसीक्यूज जब हम लोग सॉल्व करें, अभी मैं आपको वो बता के पूरा एकदम से ओवरवेल्म नहीं करूंगा। देयर आर रेशियोज दैट यू हैव टू रिमेंबर, 1:3.6:9 का एक रेशियो बनता है क्लोरीन में, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। फिर 1:80:1600 का रेशियो बनता है ब्रोमीन में। ये सारे वर्ड्स, ये सारे वैल्यूज आपने जरूर सुने जरूर होंगे, अगर नहीं सुने तो बता देता हूं, ठीक है ना। कुछ बुक्स में 8 दिया है, कुछ बुक्स में 9 दिया है,
कुछ बुक्स में ये 3.5 दिया है, कहीं 3.6 दिया है, बट मैं आपको ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ मोर और लेस ज्यादातर बुक्स में आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है। क्लोरीनेशन के लिए ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरह से आपका वेरिएबिलिटी होती है रिजियो सिलेक्टिविटी की। ब्रोमिनेशन के लिए कितना होता है 1:80:1600 होता है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में। मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की प्रोबेबिलिटी इस रेशियो में इंक्रीज होती है, तो इससे आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करते हो। बट वो अपन क्वेश्चन के साथ करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन के साथ करेंगे, टेंशन मत लो। ब्रोमिनेशन में क्या करना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। दोबारा क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको अभी पिछले सेशन में लिखवाया था कि ब्रोमिनेशन में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, याद होगा, है ना। तो ब्रोमिनेशन में दो तरीके के मैकेनिज्म है आपके पास, फ्री रेडिकल वाला भी है, इलेक्ट्रोफिलिक वाला भी है, दोनों बताऊंगा, ठीक है। जब स्टैंडर्ड तरीका हो रहा है जैसे एल्केन प्लस ब्रोमीन डायरेक्टली, तो क्या हो रहा है यहाँ पर H डॉट जा रहा है, ये सेम टू सेम हो गया, क्लोरीन जैसा हुआ। बट फर्क क्या है, क्लोरीन में चेन मैकेनिज्म ज्यादा करके दिखता है, ब्रोमीन में ज्यादा करके चेन मैकेनिज्म नहीं दिखता। तो ब्रोमीन में मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ज्यादा बनते, करेक्ट बात है, ठीक है, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ब्रोमीन की टेंडेंसी, ब्रोमीन की एक तो रिएक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी वो कंटिन्यूअसली चेन मैनर में रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। ज्यादा करके ऑब्जर्व क्या किया गया कि ब्रोमीन के केस में मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स ही बनते हैं। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है, ओके। आयोडीनेशन, मैंने क्या बोला, आयोडीनेशन के रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, वो एक रिएक्शन कैसा है, इतना स्लो है कि वो रिवर्सिबल हो गया, वो पीछे जा रहा है ऐसा लग रहा है ना। तो टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी, अच्छा ये क्यों हो रहा है रिवर्सिबल, ये जरा बताना, ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि HI जो है ये भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है ना ये। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को काउंटर करने के लिए क्या करोगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से डाल सकते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या HiO3 दैट इज आयोडिक एसिड, और HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। इजी टू रिमेंबर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मिन या मिनी ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, मर्क्यूरिक, आयोडिक, नाइट्रिक, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। HI को काउंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लियर। तो आपने क्या किया, HI के रिड्यूसिंग नेचर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काउंटर कर लिया, तो रिवर्सिबिलिटी क्या हो गई बच्चों, प्रिवेंट हो गई। समझ में आया क्या, चलो फटाफट एकदम ये देखते हैं जरा, आंसर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज एडेड टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ आयोडीनेशन इज कॉल्ड, और विच वन, आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज, राइट। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, बहुत अच्छा सवाल है, मीथेन के क्लोरीनेशन से क्या बनेगा, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस। व्हाई, बिकॉज दे हैवंट स्पेसिफाइड कि एक्सेस क्या है क्या नहीं है, तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटीज, अगर एक्सेस दिया होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता है ना, राइट। अगला देखते हैं, तो एल्कीन से अब बनाना है आपको, क्या बनाना है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि इथिलीन, जैसे एग्जांपल मैंने लिया इथिलीन सबसे पहला, और एल्कीन से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। इसमें अगेन रट्टा मारने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। जब आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, क्या याद रखेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो, और आप उनका डायरेक्ट हैलोजिनेशन करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करने जा रहे हो, तो एरो पे डार्क एंड CCl4 यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा, क्या रहेगा, डार्क एंड, क्योंकि लाइट है, लाइट कब यूज की थी, यूवी लाइट कब यूज की थी, जब एल्केन में यानी कि सैचुरेटेड वाले में आपको रिप्लेसमेंट करनी थी, एल्केन में आपने सैचुरेटेड वाले में रिप्लेसमेंट करनी थी, तो क्या किया था, तो आपने लाइट यूज करी थी। अगर ये याद नहीं रहता तो एकदम छोटी सी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, ऐसे याद रखना, सैचुरेटेड मतलब भीड़ है, बहुत कुछ है, खाली खाली जगह नहीं है ना, तो भीड़ वाली जगह में आपको कोई चीज ढूंढनी है, जैसे कोई चीज में बहुत जब ऐसा सब भरा भरा है तो आपको लाइट अच्छे से दिखनी पड़ेगी ना, तभी तो दिखेगा, तो जब लाइट रहेगी तो सैचुरेटेड वाला है, और जब अनसैचुरेटेड है, जब स्कोप है, जगह है, खाली है, कहीं घुस सकते हो, तो अंधेरे में भी काम
चल जाएगा। समझ गए क्या? तो ऐसे याद रहेगा। तो अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन या एल्काइन है तो वहां पर CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट और डार्क में भी काम हो जाएगा। वहां पर डाई हैलाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? डाई हैलाइड्स बनेंगे, विसिनल वाले। कैसे बनेंगे? विसिनल। मैकेनिज्म बड़ा आसान है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Cl को जोड़ो। समझ में आया? ये तो इजी, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रेपरेशन ऑफ RX, जहां पर आप एल्कीन में क्या डाल रहे हो? डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे हो कि HX डाल रहे हो? आप डाल रहे हो HX, यानी कि HCl HBr HI। ठीक है, अगेन HF यहां पर यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी बता दिया है कि HF की रिएक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है। देखते हैं HI में भी कैसा होगा, है ना? HCl HBr HI, 3 ऑप्शन, राइट? अब एल्कीन्स में देखना, यहां पर मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपका बना के दिया हुआ है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल में तो टेंशन है नहीं, अनसिमेट्रिकल में फिर मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करना है? HX तुमको ऐड करना है, जैसे कि HCl है यहां पर, तो डायरेक्ट, तो इसको हम लोग एडिशन बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली क्या, इसको हम बोलेंगे सिंपल एडिशन। क्या बोलेंगे? सिर्फ एडिशन नहीं बोल देना है, क्या बोलेंगे? सिंपल एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल एडिशन। इसका मतलब कि भाई पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Cl को जोड़ो, बात खत्म। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हुआ आपके पास, तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करने लग जाएगी। जरा देखते हैं यहां पर, पहले मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। जब ये पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं, जब मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? या तो इसको H और इसको Cl दे सकता था, ये एक पॉसिबिलिटी होती थी, या तो इसको H और इसको Cl दे सकता था, करेक्ट ना? तो यानी कि मैं CH3 CHCl CH3 ये बना सकता था, 2 क्लोरोप्रोपेन, या तो मैं CH3 CH2 CH2Cl बना सकता था, 1 क्लोरोप्रोपेन। यस, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें से कौन सा मेरे को प्रेफर करना है उसकी बात करनी है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं, एक सिंपल मेथड और एक डिटेल्ड मेथड। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम जेई लेवल पे बात करें तो हमको डिटेल्ड मेथड को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एमसीक्यूज अगर सीधे सीधे सॉल्व करने हैं तो शॉर्टकट मेथड से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन दोनों पढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड, मार्कोनिकॉफ रूल का शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पाई बॉन्ड को, अच्छा पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है वो भी समझ लो। अनसिमेट्रिकल मतलब अक्रॉस द डबल बॉन्ड, क्या? अक्रॉस द डबल बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग, मतलब कि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो, उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब मार्कोनिकॉफ रूल की सिंपल भाषा में अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन दें या आसान भाषा में उसको बोले तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई जब आप पाई बॉन्ड तोड़ते हो तो नेगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, ये आसान भाषा में हो गया। तो मेरे को पता है कि मेरा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन मेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया। क्या ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? यस। तो ये मेरा आसान भाषा में इसका मीनिंग समझ में मेरे को आ गया। अच्छा, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। इससे ये क्लियर हुआ कि मार्कोनिकॉफ में हायर प्रोडक्ट प्रेफरेबल था या लोअर। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में आपको चॉइस दिया गया तो आपने क्या चूज किया? आपने सेकेंडरी चूज किया, तो हायर वाला। अगर सेकेंडरी टर्शरी में आपको चॉइस दिया जाता, ब्रांच एल्कीन होता, तो आप क्या चूज करते? टर्शरी। ठीक है, उससे ऊपर तो होगा नहीं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना। अब यहां पर मैकेनिज्म अगर हम देखें, अगर हम डिटेल्ड तरीके से देखें मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म कैसा है? वो है कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म? कैसा है? कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यू को शॉर्ट में करना है तो आप सिर्फ ये वाला फंडा याद रखना कि नेगेटिव पार्ट किसको देना है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। किसको देना है? जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो ये शॉर्टकट मेथड। अब प्रॉपर डिटेल्ड लॉन्ग कट मेथड क्या है? अगर मेरे पास ये प्रोपीन था, क्या था मेरे पास? ये प्रोपीन था, ठीक है, और HCl के प्रेजेंस में इस प्रोपीन, इसका जो बॉन्ड है, इसका जो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो आपको पता ही है पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है।
तो HCl के प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, ये क्यों ब्रेक होगा, मैकेनिज्म की बात करें ना हम, क्योंकि HCl जो है ये एसिड है, तो ये H+ देगा, Cl- देगा। ये जो भूखा नंगा हाइड्रोजन है ये आ रहा है सब जगह भीख मांगने, तो ये देखेगा कि यार यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो मैं एक काम करता हूं कि इधर से पाई बॉन्ड मांग लेता हूं, ये इधर पहुंच जाएगा भूखा नंगा पाई बॉन्ड मांगने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए पहुंच गया। अब क्या हुआ, इसने बोला एक काम करते, चलो भाई तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा बलिदान दे देता हूं, है ना, और मैं अपना पाई बॉन्ड सैक्रिफाइस करता हूं, चलो। अब पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, है ना, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या था, पाई बॉन्ड था। तो ये बोलेगा बॉस, एक ऑप्शन तो ये था कि भाई इसको पॉजिटिव चार्ज दो और इसको नेगेटिव चार्ज दो, इसको नेगेटिव चार्ज दो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर्ड थे वो किस दो में से एक को तो लेने पड़ेंगे ना। तुम और मैं बॉन्ड बना के बैठे हैं, बॉन्ड तोड़ा तो या तो तुम्हारे पास जाएगा या मेरे पास जाएगा, सीधी बात है। अब यहां पर कैसा था कि भाई ये दोनों ही sp2 थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हो आप, ये दोनों ही sp2 है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को। तो उन्होंने बोला ठीक है अपन दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हैं, समझ में आ रही बात। स्ट्रक्चर था, एक बार ऐसा हुआ उसने बोला कि भाई इसको पॉजिटिव चार्ज दो, इसको नेगेटिव चार्ज दो। दूसरी बार बोला उसने कि भाई इसको पॉजिटिव चार्ज दो, इसको नेगेटिव चार्ज दो, ऐसा मान लो। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, इसका जो हाइड्रोजन था, HCl का जो हाइड्रोजन था वो दौड़ते हुए आ गया भूखा नंगा, तो उसने आके सीधा इसके पास से ले लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और CH3 बन गया। यहां पर भी सेम हुआ, ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, CH2 बन गया। अब बचा क्या, अब बचा कार्बोकैटायन, बचा क्या, कार्बोकैटायन। अब कौन सा वाला कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल फील करता है, आप बताओ, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शरी। अब हम लोग अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आसान भाषा में बोल तो बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए एक्चुअली क्या करते हो आप, अल्फा CH, मतलब CH बॉन्ड कितने आपके, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो, सही बोल रहा हूं। तो यहां पर कितने, 3 अल्फा, यहां पर भी कितने, 3 अल्फा, तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा, है कि नहीं। तो ये ज्यादा स्टेबल है। आप इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते थे, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि ये सेकेंडरी है तो स्टेबल है, बट मैंने आपको अल्फा कार्बन से सीधा काउंट करके बता दिया। यहां पर इसके पास कितने, सिर्फ केवल 2 अल्फा ही है, तो इसलिए ये कम स्टेबल है। समझ में आया क्या। तो जो कम स्टेबल है वो बनेगा नहीं, जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल मेजर। इसीलिए अब जो क्लोरीन बचा था, जो Cl- बचा था, वो बोलेगा ठीक है भाई मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, तो कार्बोकैटायन के पास वो आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मार्कोनिकॉफ रूल बोलने के लिए आसान भाषा में ऐसा बोला जाएगा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दी हुई है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, समझ आया, और हाइड्रोजन गोज टू द अदर वन, सीधी बात है। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग मैकेनिज्म वाइज देखें या रियलिटी में देखें तो हमें अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करने पड़ेंगे, और कार्बोकैटायन जो बना है आपका इंटरमीडिएट उसको भी अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी तो सिर्फ लेस हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, फिर रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सब चीजें आएंगी ना, फिर सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के अगर सिंपल इजी क्वेश्चन बनते हैं ना तो वो डायरेक्टली सिर्फ हाइड्रोजन को देख के बन जाते हैं, लेकिन मार्कोनिकॉफ के तो अच्छे सवाल बनते हैं, जो अच्छे लेवल के जेई मेंस के एडवांस के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी स्ट्रक्चर की स्टेबलाइजेशन यानी कार्बोकैटायन की स्टेबलाइजेशन पे बनेंगे। आई होप ये बात क्लियर हुई। यस, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये एनसीईआरटी का लाइन है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि आपके पास हायर वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी प्राइमरी सेकेंडरी में चॉइस थी तो सेकेंडरी बनाना था, सेकेंडरी टर्शरी में चॉइस थी तो टर्शरी बनाना था। और अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं समझ रहा है तो फिर कहां घुसना पड़ेगा, कार्बोकैटायन चेक करना पड़ेगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उसको नेगेटिव पार्ट देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, क्या यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनता है या मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, बताइए, क्या यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा कि मल्टीपल। यहां पे मल्टीपल बनेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वाला था वो 81% बनेगा। कितना बनेगा, 81%, और प्राइमरी वाला कितना बनेगा, 19%। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। मार्कोनिकॉफ में मेजर क्या बनता है,
मेजर बनता है 81% और माइनर बनता है बच्चों कितना, 19%। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? मेजर माइनर, ठीक है। कुछ बुक्स में 80-20 दिया है, एक्चुअल वैल्यूज 81-19, ठीक है। अब दूसरा फंडा क्या है यहां पर, आप अगर HCl यूज कर रहे हो या HBr यूज कर रहे हो, HI यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगेन इसका जरा मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से ये दिखा देता हूं, ठीक है। शॉर्ट में एक पूरा समरी बना के दिखा देता हूं, समझो अच्छे से। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है आपके पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब उसमें आप या तो HCl ऐड करो या HBr ऐड करो या HI ऐड करो, ठीक है। और तीनों केस में आपने पेरोक्साइड तो नहीं डाला है, क्या नहीं डाला है, पेरोक्साइड नहीं डाला है, एरो पे पेरोक्साइड नहीं। अच्छा, तो आपका कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये क्यों मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, क्योंकि HBr देख के मैंने देखा है बच्चे बड़ा उछलने लगते हैं, सर एंटी मार्कोनिकॉफ। भैया एंटी मार्कोनिकॉफ कब आएगा, जब HBr के साथ एरो पे क्या आना चाहिए, हाँ, मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने का एकमात्र जो आपके पास इवेंट है वो कौन सा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी चाहिए, HBr भी चाहिए और पेरोक्साइड भी चाहिए। अच्छा, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड चलेगा क्या, कोई भी पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता होती। बेंजीन ग्रुप में C डबल बॉन्ड हो, बेंजोइल है ना, तो बेंजोइल का भी पेरोक्साइड हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कोई भी, या अगर उसको आपके साथ खेलने का मन है तो वो ऐसे ऐसे दे देगा ना, O बॉन्ड बन गया, मतलब क्या, पेरोक्साइड ही है बस, हाँ, वो ऐसा भी लिख के दे देगा एरो पे, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप समझेंगे कि कोई भी पेरोक्साइड यहां पर चलने वाला। समझ में आ रही बात? अच्छा, खैर इसके मैं तो कहाँ भटक जाता हूँ, रुक जाओ। तो ये तो खैर अलग है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है और साथ में पेरोक्साइड भी है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं है, मतलब या तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, या तो HBr नहीं है, या तो पेरोक्साइड, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हो गया तो आंख बंद करके क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ ज्यादातर केसेस में लगने वाला है क्या, नहीं। जब ये तीनों कंडीशन, ऐसा हर बार नहीं होगा, ऐसा रेयरली होगा एक्चुअली कि आपके पास ये तीनों कंडीशन है। और इसमें ट्रिक क्वेश्चन वो बहुत बनाता है, आपको भी मालूम है। वो HBr के साथ में पेरोक्साइड नहीं डालेगा, वो HCl के साथ में पेरोक्साइड डाल देगा, क्या उससे फर्क पड़ेगा? पेरोक्साइड देख के आप क्या कूद के पहले एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दोगे? नहीं भैया, देखोगे कि HBr लिखा है कि नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वाई ओनली HBr, वाई ओनली HBr, पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ ही क्यों लगेगा, बाकी सबके साथ क्यों नहीं लग सकता? इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ। HCl, HBr, HI में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बच्चों? HCl स्ट्रॉन्ग है ना, ये मीडियम है, ये तीनों में कंपैरिजन करो। अब ये मत बोलना HF स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई नो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, बट मैं तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों प्रैक्टिकल है। ये वीकेस्ट है कि नहीं? ओके, अब हर बॉन्ड की अपनी एक एनर्जी वैल्यू होती कि नहीं होती? हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती कि नहीं होती है क्या ना? तो HBr की कुछ बॉन्ड एनर्जी होती होगी, HBr की कुछ अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती होगी। इस HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड की एनर्जी से मैच करती है। बात समझ गए? HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? टू द पेरोक्साइड का बॉन्ड एनर्जी। हेंस पेरोक्साइड यानी O2O जो बॉन्ड एनर्जी उसकी एनर्जी बात कर रहा हूं। हेंस
जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ दिखेगा। HCl की मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पेरोक्साइड की लाइक ही नहीं है HCl की बॉन्ड को तोड़ने की, बरोबर। और HI को जरूरत ही नहीं है, HI खुद ही इतना वीक है कि पेरोक्साइड की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, पेरोक्साइड डालने से HCl को कोई फर्क नहीं पड़ा, HI को जरूरत ही नहीं थी, तो किसके साथ हमने स्टडी किया? हमने HBr के साथ स्टडी किया। बात समझ में आई क्या? यस। तो एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स ऑन एल्कीन्स, अब ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑन एल्कीन, क्या एनी एल्कीन चलेगा? नहीं, कैसा वाला चाहिए? अनसिमेट्रिकल ही चाहिए। क्या ये अनसिमेट्रिकल है? यस, प्रोपीन। इसमें क्या ऐड करना है? HBr। एरो पे क्या चाहिए? पेरोक्साइड। क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऑल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट, खराश-मेयो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, अबनॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी एडिशन रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ, मतलब मार्कोनिकॉफ का एंटी एडिशन। मार्कोनिकॉफ के बहुत सारे नाम हैं, याद करने पड़ेंगे, याद कर लो। खराश, खराश-मेयो पेरोक्साइड, अबनॉर्मल पेरोक्साइड वगैरह, ठीक है। AMR शॉर्ट में लिख दिया। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू विच कार्बन? दैट हैज, उल्टा है ना, मार्कोनिकॉफ में किसको मिला था नेगेटिव पार्ट? जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। यहां पर किसको मिलेंगे? जिसके पास मोर हाइड्रोजन थे। तो किसके पास थे मोर हाइड्रोजन? प्राइमरी वाले के पास कि सेकेंडरी वाले के पास? यहां पर प्राइमरी वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसको ब्रोमीन मिलेगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन N प्रोपाइल। तो अगेन यहां पर फंडा क्या है? अगर मेरे को हायर और लोअर में, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में मेरे को चॉइस थी तो मैं क्या बनाऊंगा? प्राइमरी। सेकेंडरी टर्शरी में चॉइस थी तो क्या बनाऊंगा? सेकेंडरी। यानी यहां पर लोअर वाला बनाऊंगा मैं। यहां पर क्या बनाऊंगा? मेजर किसको बनाऊंगा? लोअर टाइप के प्रोडक्ट को। मार्कोनिकॉफ में किसको मेजर बना रहा था मैं? हायर टाइप के, हायर वेराइटी के प्रोडक्ट को। क्लियर? ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ अनसिमेट्रिकल, अभी बता दिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी चाहिए, HBr भी चाहिए, पेरोक्साइड भी चाहिए। तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो ऐसे वो बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चन बनाएगा। ट्रस्ट में, आपके एंट्रेंस लेवल पे बहुत ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देना है। ये तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो चुपचाप मार्कोनिकॉफ लगा देना है। क्या ये बात समझ में आई? यस। ये एप्लीकेबल ओनली टू HBr है, ये भी मैंने इसका रीजन समझा दिया। रीजन याद रहेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड से उसकी एनर्जी मैच करती है। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन, ठीक है। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, आई होप क्लियर हो गया बच्चों? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन, यानी कि एल्काइन में आपको क्या करना है? HCl ऐड करना है। तो यहां पर क्या होगा? अगर ये अच्छा, इसको सिमेट्रिकल मानू कि अनसिमेट्रिकल मानू? अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड कितने? यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, तो सिमेट्रिकल है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा बोलो? आपके पास विनाइल क्लोराइड बनेगा। विनाइल सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूं, विनाइल हैलाइड। यस। अच्छा, इसका पॉलीमेरिक फॉर्म पता है? कभी सुना है इसका नाम? पॉलीमेरिक फॉर्म विनाइल क्लोराइड का, ये एमसीक्यू में के लिए, एमसीक्यू के लिए याद कर लेना। पॉलीमेरिक फॉर्म है PVC। PVC की पाइप होती है ना, प्लास्टिक की पाइप, है ना। इंडस्ट्रियल लेवल पे पाइप्स लगाए जाते हैं, अपन घर पे भी लगाते हैं PVC की पाइप लगाते हैं पानी वानी के लिए, है ना। पानी वानी की जो पाइप होती है PVC की पाइप, है ना। फिनोलेक्स पाइप सलमान खान ऐड करता है ना, देखा होगा। ओके, तो PVC की पाइप आपकी बनती है। अच्छा, इसमें क्या, अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताना कि अब ये सिमेट्रिकल रहा कि अनसिमेट्रिकल हो गया? अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहां पर एक हाइड्रोजन है, बट इस बार यहां पर कितने हैं? 2। तो इसमें मैं और एक HCl डालूं तो क्या होगा? अब मार्कोनिकॉफ लगेगा? हाँ, तो क्या बनेगा? CH3 CHCl Cl, यानी जेमाइनल डाइहैलाइड बन जाएगा। यानी कोई आपको पूछे कि एल्काइन लिया आपने, क्या लिया? आपने क्या लिया? एल्काइन, ठीक है, और उसमें 2 मोल आपने HX डाला, क्या डाला? तो क्या बनने वाला है? जेमाइनल डाइहैलाइड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो सिंपल एडिशन हुआ, लेकिन सेकेंड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्या लग गया? मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहां पर मैंने आगे भी बनाया हुआ है। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ इथिलीडीन, यानी कि जेमाइनल डाइहैलाइड बन गया। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या? यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गया, सॉरी। जेमाइनल की जगह जर्माइनल हो गया, सॉरी, जेमाइनल है, ठीक है ना। ओके, चलो इसका आंसर फटाफट बता दो।
Alkane on chlorination gives what? Alkyl chloride, of course, yes. Markovnikov rule is applied to symmetrical, unsymmetrical, both. Answer is unsymmetrical alkene. If HBr is added to unsymmetrical alkene in presence of peroxide, the addition proceeds by which rule? Both BNC घाई नहीं करनी है, एंटी मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम खराश-मेयो इफेक्ट. ठीक है. If ethylene is treated with chlorine in the presence of carbon tetrachloride, light या dark? Dark. Ethylene, saturated, unsaturated? Unsaturated. क्या मिलेगा? Important है, ethylene 1,2 कंफ्यूज करेगा नाम. इथिलिडीन और इथिलीन विसिनल या जमाइनल? क्या बनता है बच्चों? आंसर विल बी ऑफ कोर्स बोथ BNC, इथिलीन डाइक्लोराइड एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, है ना? राइट, बहुत बढ़िया. मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज, दैट्स द लास्ट MOP. ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज क्या है? फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज, ये ऑलरेडी बता दिया था पिछले सेशन में, है ना? फिंकलस्टाइन किसके लिए नहीं था? F was not for F, तो F के लिए ना, फ्लोरिनेशन के लिए नहीं था, तो किसके लिए है? आयोडीनेशन के लिए. बस ये इजी है तरीका याद करने का. किसके लिए था? तो फ्लोरिनेशन के लिए होगा, और बाकी क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तो डायरेक्ट कर रहे थे. कितना इजी. अगर आप उसको, आप पूरी पिक्चर आपके दिमाग में आ गई ना. अच्छा, फ्लोरीन आयोडीन एक्सट्रीम्स थे, एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, एक बहुत खराब था, तो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, क्लोरीन ब्रोमीन डायरेक्ट कर लिया. तो इन दोनों के लिए हैलोजन एक्सचेंज करना पड़ेगा. तो F के लिए F नहीं है, यानी फिंकलस्टाइन आयोडीनेशन के लिए स्वार्ट्ज फ्लोरीन. एक नंबर काम हो गया. समझ रहे हो क्या बात को? ये हुई ना बात. ये नेम रिएक्शन है. ऑफ कोर्स ये बहुत बार आता है, आपके बोर्ड्स लेवल पे भी आएगा, और ऑफ कोर्स MCQ लेवल पे तो आने ही वाला है. यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही, ध्यान देना जरा. फिंकलस्टाइन में आप बोलोगे हमारे पास RX, अच्छा तो यहां पर ये X क्या है बोलो? या तो क्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन होगा. ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, मैं क्लोरीन या ब्रोमीन डायरेक्ट बना लूंगा और फिर उसको आयोडीन से रिप्लेस करूंगा. क्या ये बात सही है? अब वो आयोडीन से रिप्लेस करने के लिए मैंने जो चॉइस ऑफ रिएजेंट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल लिया है आयोडाइड के साथ. क्या लिया है? एल्कली मेटल लिया है आयोडाइड के साथ. क्यों? ध्यान देना, क्योंकि आयोडीन जो है, अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द एलिमेंटल फॉर्म देखूं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बोलोगे सर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? तो सोडियम जो है, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर यहां क्लोरीन ब्रोमीन होता तो वो बोलता है छोड़ ना, आयोडीन को छोड़, मेरे को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ज्यादा मजा आएगा बॉन्ड बनाने में. समझा? तो यहां पर मेटल इंपॉर्टेंट है बाबू, ऐसे ही नहीं. समझे? तुम कोई भी मेटल नहीं ले सकते, तुमको हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल लेना चाहिए. समझे? वो तुमको घुमा सकता है, वो तुमको ऐसा बोलेगा अगर AgI रहेगा तो, अरे भाई सिल्वर बोलेगा मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो वैसे भी कोवैलेंट इंसान हूं. समझे? मैं तो वैसे भी गया गुजरा मेटल हूं, नोबल मेटल हूं, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सब रिएक्शन करने में. समझ रहे हो क्या बात? यहां पर इंपॉर्टेंट है. तो NaCl या NaBr जो भी है तुम्हारा, वो आएगा तो Ri बनेगा. बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसमें रिवर्सिबिलिटी का भी खतरा नहीं है ना? और ड्राई एसीटोन यहां पर आपका मीडियम है. क्या है आपका? ड्राई एसीटोन आपका मीडियम है. ठीक है, ओके. नाउ स्वार्ट्ज रिएक्शन. स्वार्ट्ज in many of the books is given with the Z, which is actually the more correct way of writing it. ठीक है, अपने इंडियन बुक्स में स्वार्ट्ज इज S, एक्चुअली इट इज Z. अब यहां पर देखो, अगेन इंटरेस्टिंग है. मेरे को फ्लोरीन के साथ में कौन सा मेटल चाहिए था? जो नोबल मेटल है, जो लेस रिएक्टिव है. ध्यान से फिर से देखना. आयोडीन के साथ मैंने कौन सा मेटल चूज किया था? हाईली रिएक्टिव वाला. और फ्लोरीन के साथ मैंने कौन सा मेटल चूज किया था? हाँ, तक, क्योंकि नहीं तो फिर रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं ना. अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, मतलब अगर तुमको चाहिए कि भाई कौन, अब तो आजकल तो सबकी शादी होगी, आलिया, कटरीना, नहीं तो मैं किसका एग्जांपल दूं. अब तुमको चाहिए कि दीपिका रणवीर को छोड़ के तुम्हारे साथ घूमने आए, तो तुम्हें रणवीर से ज्यादा डूड बनना पड़ेगा ना. ऐसा थोड़ी चलेगा. हाँ, वैसे वो होगा नहीं, वो अलग बात है, बट एक बात है, ठीक है. तो यहां पर रिएक्टिविटी की बात है. आपको कोई भी मेटल नहीं चलेगा. हाँ, आपको स्पेसिफिकली मेटल की चॉइस सही तरीके से करनी पड़ेगी. तो क्यों ये मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं? क्योंकि कई बुक्स में ना, या कई जगहों पे आपको ऐसा सिखा दिया जाता है मेटालिक फ्लोराइड.
समझे? RBr प्लस मेटालिक फ्लोराइड, कई बार ऐसा मेटालिक आयोडाइड, अरे कोई भी मेटालिक नहीं भैया, कौन सा वाला है स्पेसिफिक बात करो, समझे? यहां पर लेस रिएक्टिव वाला मेटल चाहिए, वहां पर मोर रिएक्टिव वाला मेटल चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? क्या क्या बनेगा यहाँ पे RF प्लस AgBr। अच्छा AgBr के लिए आपको बाकी यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं, एसीटोन फेसिटोन ये वो से चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? फटक से प्रेसिपिटेट होता है। AgX हैलो सिल्वर हैलाइड सॉल्ट सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। इनफैक्ट हैलोजन के डिटेक्शन के लिए सिल्वर आप यूज करते हो। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री देखो तो हैलोजन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? सिल्वर डालो, फटाक से ढूंढ के निकालेगा, समझे? तो यहां पर आपका ये बन जाता है। अब यहां पर एक और अच्छा सवाल यहां पर ये आ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज किया जाता ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI? अल्कोहल विद KI कहां रिएक्शन यूज किया हमने? अल्कोहल विद KI यूज किया क्या हमने? आप बोलोगे नहीं, हमने अल्कोहल विद HI यूज किया था, है ना? हाँ तो ठीक है ना, HI की जगह समझो KI भी ले लिया तुमने, मान लो, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा KOH, समझो तुम्हारे पास ये C2H5OH और KI, क्या KOH नहीं बन सकता? बनेगा ना। तुमको तो अल्काइल हैलाइड बनाने से मतलब था ना, है कि नहीं? अब सवाल वो क्या पूछ रहा है, देखो वो रहा H2SO4 क्यों नहीं यूज करना है? क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बना देता है, KI जो है वो करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है, बट वो HI जो है वो क्या कर लेता है, वापस I2 बनने की उसकी टेंडेंसी होती है, इसलिए। और ये जनरल, ये वैसे तो ये पता नहीं क्यों स्लाइड मैंने डाल दिया ऐसे ही, ठीक है, बट इसका कोई रेलेवेंस ज्यादा नहीं है क्योंकि KI आप वैसे भी यूज नहीं करते, आप HI यूज करते हो, ठीक है ना। डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन के स्ट्रक्चर बना दो फटाफट, क्या क्या आएंगे आप खुद बनाओ, चलो प्रैक्टिस करो। स्ट्रक्चर बन रहे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। पहला फर्स्ट और थर्ड पे रहेगा, फिर ये फर्स्ट और सेकंड पे रहेगा, और दोनों, और चौथा स्ट्रक्चर सेंटर वाले पे दोनों जेमाइनल, कॉर्नर वाले पे जेमाइनल, सेंटर वाले पे जेमाइनल, फर्स्ट और सेकंड पे ये रहे, और फर्स्ट और थर्ड पे, ये मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में भी बनाए हुए ना, यस। और मैंने बताया था एक कैटेगरी ऐसी आएगी जो ना ही विसेनल है ना ही जेमाइनल है, ये वाली है ना, ये वाली, ओके। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one on photochemical। ओहो, बहुत प्यारा सवाल, जेई मेंस का फेवरेट टाइप का सवाल, फेवरेट टाइप। चलो ये वाला सॉल्व करेंगे फटाफट। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, C5H12 आपका एल्केन है। कौन सा एल्केन सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, 3 अलग अलग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, 4 अलग अलग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा? मतलब कि ध्यान से सवाल को समझ लो, C5H12 का कौन सा वेरिएंट सिंगल मोनोक्लोरो, 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अलग अलग, और 4 अलग अलग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स देगा, ये उसका सवाल है। चलो आंसर देखें, कंफर्म करते हैं। पहला सिंगल मोनोक्लोरो, ये तो ऑब्वियस है, क्या नियोपेंटेन। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, तुम कहीं पे यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही टाइप का बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। तो नियोपेंटेन जो है ये आपका सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। ये बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है जेई में। आप कितने क्वेश्चन ये चैप्टर के उठा के देखोगे ना PYQs के, आपको वही मिलेगा, विच गिव्स यू सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, विच गिव्स यू 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, विच गिव्स यू 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, बहुत बहुत कॉमन। अगला देखो, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आर ABC ग्रुपिंग की है मैंने यहाँ पे, ये दोनों एक जैसे ही हैं इक्विवेलेंट, ये दोनों एक जैसे ही इक्विवेलेंट, और ये भी अलग है, तो कितने? 3 अलग अलग हुए, तो N पेंटेन कितने देगा? 3। और आइसोपेंटेन आपके देखो 4 अलग अलग होंगे। रादर देन राइटिंग नंबर ABCD इज अ बेटर मेथड टू अंडरस्टैंड दिस, सी, है ना। अगर मैं नंबर लिखता तो आपको नंबर ऐसा लिखना पड़ता ना, 1 2 3 4, फिर इसको आपको चेक करना पड़ता। अब मैंने ग्रुपिंग करी तो आपको पता है, अच्छा A पे कहीं भी लिखूं सेम होगा, B पे कहीं पे लिखूं तो अलग है, C पे अलग स्ट्रक्चर है, D पे अलग स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ में आता है इजीली। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से। चलो इसके आंसर बता दो फटाफट। चलो, एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स गिव एल्काइल आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ, जल्दी आंसर, ड्राई एसीटोन। बहुत अच्छे। CH3Cl plus AgF gives CH3, दिस रिएक्शन इज नोन एज विच? ना ऑप्शंस नहीं दूंगा, आंसर बताओ। आंसर आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना।
स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या इसका मैकेनिज्म मैं बोलूं हैलोजन एक्सचेंज है? यस। फिंकलस्टाइन रिएक्शन इज यूज्ड टू गेट विच वन? आंसर जल्दी बताओ बच्चों। अल्काइल आयोडाइड। एक नंबर काम हो गया, है ना। हैलो एरीन्स, चलो हैलो एरीन्स अगले इसमें करेंगे। हैलो एल्केन्स के पूरे एमओपीज अपने डिटेल में कवर हो गए। एक मैंने सिर्फ एक लास्ट चीज जो मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा वो है रीजियो सिलेक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन के साथ ही ऑनेस्टली समझ में आएगा। अभी मैं उस पर आधे घंटे पे बड़बड़ करूंगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा वो, ठीक है, ऑनेस्टली आपके ऊपर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। पर रीजियो सिलेक्टिविटी को अपन क्वेश्चन के साथ में पूरी कैलकुलेशन के साथ करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अगले सेशन में हैलो एरीन्स ऑनवर्ड अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो पढ़ते रहो।